हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस महान अभिनेता के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से हालात बने जिनके चलते उन्होंने अपने स्टारडम के शिखर पर एक ऐसा फैसला लिया कि पूरा बॉलीवुड और उनके चाहने वाले दंग रह गए। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि उन्होंने स्टारडम और अपनी आलीशान जिंदगी ही नहीं बल्कि अपना भव्य महल भी छोड़ दिया और ओशो के आश्रम का रुख कर लिया। उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर आखिर किस बात ने मजबूर कर दिया? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक विलेन के तौर पर की थी, लेकिन बाद में कुछ निर्देशकों को लगा कि उनमें एक सशक्त अभिनेता बनने की अपार क्षमता है। हालांकि उस दौर में एक ऐसे कलाकार भी थे जो विलेन और हीरो दोनों भूमिकाओं में नजर आते थे, मगर समय के साथ इन्हें एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में पहचान मिली। चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार। तो वहीं आखिर उनके और माधुरी दीक्षित के बीच ऐसा क्या हुआ था कि एक फिल्म के दौरान उन्होंने लंबा किस सीन किया? बाद में इस मामले पर कई तरह की चर्चाएं और बयान सामने आए। यह एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें अमिताभ बच्चन के बाद सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल थी। कहा जाता है कि वे अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर देने वाले एकमात्र अभिनेता थे। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया और बाद में उन्होंने अपने से लगभग 20 साल छोटी लड़की से शादी कर ली? उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे फिल्में छोड़ देंगे? उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेकर सन्यासी जीवन अपनाने का रास्ता क्यों चुना? इस वीडियो के माध्यम से हम उनसे जुड़ी कई रोचक और अनसुनी बातें जानेंगे। साथ ही उनकी हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा उनके जीवन से जुड़े विवादों और उनके राजनीतिक सफर पर भी नजर डालेंगे। अंतिम दिनों में उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे। वे एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और आखिरकार उसी के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जब कोई बात बिगड़ जाए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारा हौसला है। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है विनोद खन्ना। उनके फिल्मी सफर और जीवन से जुड़ी अन्य बातों को जानने से पहले आइए एक नजर उनके पारिवारिक जीवन पर डालते हैं। जानते हैं कि उनका जन्म कहां हुआ और वे कैसे मुंबई तक पहुंचे, जहां से उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत हुई। सॉरी, तुम जानते हो तुम्हारी गलती की वजह से एक मुजरिम पुलिस के हाथों निकल गया। तो विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो उस समय अविभाजित भारत का हिस्सा था और आज वह पाकिस्तान कहलाता है। तो वहीं उनकी माता का नाम कमला खन्ना और पिता का नाम किशन चंद खन्ना था। उनके पिता एक बड़े और सफल टेक्सटाइल व्यवसायी थे और उनका परिवार काफी पैसे वाला था। विनोद खन्ना कुल 5 भाई बहन थे, 3 बहनें और 2 भाई। उनके बड़े भाई का नाम प्रमोद खन्ना था। जब विनोद खन्ना लगभग 8-9 महीने के थे तभी भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इस ऐतिहासिक घटना के बाद उनके पिता ने भारत में बसने का निर्णय लिया और परिवार सहित पेशावर छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में ही उनका नया ठिकाना बना और यहीं से विनोद खन्ना की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। यही शहर आगे चलकर उनके सपनों की उड़ान का आधार बना। हालांकि इसी बीच किसी कारणवश विनोद खन्ना के पिता को दिल्ली जाकर बसना पड़ा। वे लगभग 3 वर्षों तक अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहे। इस दौरान विनोद खन्ना ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से भी की। बाद में उनका परिवार फिर से मुंबई लौट आया। मुंबई वापस आने के बाद उनकी आगे की शिक्षा स्कूल से लेकर कॉलेज तक मुंबई और नासिक में पूरी हुई। उस समय तक विनोद खन्ना ने कभी दूर दूर तक यह नहीं सोचा था कि वे फिल्मों में अभिनेता बनेंगे। उनका बचपन का सपना तो एक अच्छा क्रिकेटर बनने का था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। उनकी तकदीर में बॉलीवुड का बड़ा सितारा बनना लिखा था, इसीलिए उनका जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ा। क्रिकेट से जुड़ी दिलचस्प बातें हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले यह समझते हैं कि आखिर उनकी रुचि अभिनय की ओर कैसे बढ़ी। आपको बता दें कि विनोद खन्ना स्वभाव से काफी शर्मीले थे। उन्हें लड़कियों से बात करने में झिझक होती थी और स्कूल के किसी भी नाटक या ड्रामा में भाग लेने से भी वे कतराते थे। वे बहुत संकोची और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। फिर भी परिस्थितियों और समय ने उन्हें अभिनय की दुनिया की ओर मोड़ दिया, जहां आगे चलकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। जब एक बार उनके स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें जबरदस्ती एक नाटक में भाग लेने के लिए तैयार कर लिया। अनिच्छा के बावजूद उन्होंने ड्रामा में अभिनय किया।
आश्चर्य की बात यह रही कि उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। इस सराहना ने उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया और यहीं से उनकी अभिनय में रुचि बढ़ने लगी। इसी दौरान स्कूल में उन्हें कुछ फिल्में भी दिखाई गईं, जिनमें मुगल-ए-आजम जैसी भव्य फिल्म शामिल थी। इन फिल्मों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी अभिनय की ओर और बढ़ती गई और वे भविष्य में एक अच्छे अभिनेता बनने का सपना देखने लगे। जब उन्होंने यह बात अपने पिता से कही तो उनके पिता ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। उनका मानना था कि इतने बड़े और प्रतिष्ठित परिवार से होने के बावजूद फिल्मों में जाना, खासकर नाच गाने की दुनिया में कदम रखना, उनके परिवार की परंपरा के अनुकूल नहीं है। उनके पिता चाहते थे कि विनोद खन्ना परिवार का पुश्तैनी व्यवसाय संभालें। हालांकि विनोद खन्ना का मन अब अभिनय में पूरी तरह रम चुका था। भले ही वे एक अमीर परिवार से थे और उनके पिता बड़े व्यवसायी थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे अभिनय के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाएंगे। इस मुश्किल समय में उनकी मां ने उनका साथ दिया। मां के समझाने पर उनके पिता ने उन्हें 2 साल का समय दिया और कहा, यदि 2 वर्षों के भीतर वे अभिनय के क्षेत्र में कुछ हासिल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें परिवार का व्यवसाय संभालना होगा। यही वह मोड़ था जहां से उनके संघर्ष और सपनों की असली शुरुआत हुई। ये बात उस समय की है जब विनोद खन्ना एक फिल्मी पार्टी में गए हुए थे। उसी पार्टी में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त भी मौजूद थे। सुनील दत्त उस समय अपने भाई सोम दत्त को लेकर एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे। उन्हें एक नए और प्रभावशाली चेहरे की तलाश थी जो उस किरदार में फिट बैठ सके। तभी उनकी नजर विनोद खन्ना पर पड़ी। उनके कद काठी और हैंडसम लुक से प्रभावित होकर सुनील दत्त ने उनसे कहा, तुम दिखने में हीरो लगते हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं अपनी फिल्म में अपने भाई के साथ तुम्हें एक रोल देना चाहूंगा। यह प्रस्ताव सुनकर विनोद खन्ना बेहद उत्साहित हुए। उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें 2 साल का समय दिया और सीधे शब्दों में कहा कि यदि इन 2 वर्षों में वे फिल्मों में सफल नहीं हो पाए तो उन्हें घर लौटकर पारिवारिक व्यवसाय संभालना होगा। हालांकि शुरुआत में जिस फिल्म की योजना सुनील दत्त अपने भाई सोम दत्त और विनोद खन्ना के साथ बना रहे थे, उसकी स्क्रिप्ट कहीं खो गई और वह फिल्म बन नहीं सकी। लेकिन बाद में सुनील दत्त ने एक नई कहानी पर काम शुरू किया और अपने भाई सोम दत्त तथा विनोद खन्ना को लेकर एक नई फिल्म बनाई जिसका नाम था मन का मीट। यहीं से विनोद खन्ना के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। सच कहते हो, लेकिन हीरो नहीं बन सकते। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता सोम दत्त थे, जबकि विनोद खन्ना ने एक विलेन के रूप में अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की। फिल्म मन का मीट साल 1969 में रिलीज हुई थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफल नहीं रही और न ही सुनील दत्त के भाई सोम दत्त को इससे बड़ी पहचान मिल सकी। लेकिन विलेन के रूप में विनोद खन्ना दर्शकों के दिलों में अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उनके अभिनय की काफी सराहना हुई और कई निर्माता निर्देशकों की नजर उनकी प्रभावशाली पर्सनैलिटी और दमदार एक्टिंग पर पड़ी। इसके बाद विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और वे ज्यादातर विलेन और इंस्पेक्टर की भूमिकाओं में नजर आने लगे। हालांकि इस दौरान वे कभी नकारात्मक तो कभी सहायक या प्रमुख भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। लेकिन उन्हें बड़ी पहचान तब मिली जब उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म सच्चा झूठा, जो 1970 में रिलीज हुई थी, में काम किया। आमतौर पर जब किसी फिल्म में बड़ा सुपरस्टार होता है तो बाकी कलाकारों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस फिल्म में भी विनोद खन्ना ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और साबित कर दिया कि वे भी पर्दे पर अलग पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि विनोद खन्ना राजेश खन्ना के बहुत बड़े प्रशंसक थे। फिल्म सच्चा झूठा की सफलता के बाद वे एक बार फिर राजेश खन्ना के साथ नजर आए। इस बार फिल्म थी आन मिलो सजना। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए विनोद खन्ना धीरे धीरे अपने अभिनय का लोहा मनवा रहे थे। इन्हीं फिल्मों के बाद मनोज कुमार ने उन्हें अपनी देशभक्ति से भरपूर फिल्म पूरब और पश्चिम में साइन किया। यह फिल्म भी सफल रही और इसमें भी विनोद खन्ना ने अपने अभिनय से प्रभावित किया। इन फिल्मों में वे ज्यादातर नकारात्मक भूमिकाओं या फिर इंस्पेक्टर जैसे किरदारों में नजर आते रहे। लेकिन प्रसिद्ध लेखक से पहली बार निर्देशक बने गुलजार साहब ने उन्हें एक अभिनेता के रूप में प्रस्तुत किया फिल्म मेरे अपने में, जो 1971 में रिलीज हुई थी। भले ही यह फिल्म बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता न बन सकी, लेकिन दर्शकों ने विनोद खन्ना को एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण फिल्म आई निर्देशक राज खोसला की, जिसका नाम था मेरा गांव मेरा देश।
उस दौर में जहां रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला था, वहीं डाकुओं पर आधारित फिल्में भी लोकप्रिय हो रही थीं। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने एक डाकू की भूमिका निभाई और अपने दमदार अभिनय से दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। कहीं न कहीं विनोद खन्ना अपने दमदार अभिनय से, चाहे वे नकारात्मक भूमिका में ही क्यों न हो, धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। फिल्म मेरा गांव मेरा देश के गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए और दर्शकों के बीच खासे पसंद किए गए। यही कारण था कि इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा मिला। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग तरह की फिल्मों में काम किया। फिल्म मेरे अपने के बाद वे फिर एक बार शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक क्राइम ड्रामा फिल्म में नजर आए, साल 1970 के दशक के अंत में। इस दौर में वे लगातार अपनी अलग पहचान बना रहे थे। एक बार फिर निर्देशक गुलजार ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें एक आर्मी ऑफिसर के रूप में फिल्म अचानक में प्रस्तुत किया, जो 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने मेजर रणजीत खन्ना की भूमिका निभाई। उनके सशक्त और गंभीर अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया। कहा जाता है कि इसी दौर में वे उस समय के महानायक अमिताभ बच्चन के जैसा लोकप्रियता हासिल करने लगे थे। हालांकि विनोद खन्ना ने कभी भी खुद को अमिताभ बच्चन से ज्यादा लोकप्रिय बताने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा उनका सम्मान करते थे और उनकी प्रशंसा करते रहे। इसके बाद वे निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म हाथ की सफाई में नजर आए। इस फिल्म में उनके साथ हेमा मालिनी और रणधीर कपूर भी थे। फिल्म में विनोद खन्ना ने अहम भूमिका निभाई और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। इस सफलता के बाद विनोद खन्ना के करियर ने और रफ्तार पकड़ ली। इसके बाद उनकी फिल्में आईं, इम्तिहान, पत्थर और पायल या प्रेम कहानी और कैद। इन फिल्मों ने उन्हें एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में स्थापित किया। फिर आया साल 1976, जब वे अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म हेरा फेरी में नजर आए। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उस दौर में विनोद खन्ना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और वे अमिताभ बच्चन को टक्कर देने वाले माने जाने लगे थे। हालांकि दोनों की जोड़ी इससे पहले फिल्म जमीर में भी साथ नजर आ चुकी थी। हालांकि हेरा फेरी फिल्म के लिए विनोद खन्ना को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। इसके बाद फिल्म शंकर शंभू आई, जो जबरदस्त सफल रही। इसी फिल्म के दौरान उनकी दोस्ती फिरोज खान से और गहरी हुई। यह दोस्ती आगे चलकर जीवन भर कायम रही। इसके बाद एक बार फिर सुनील दत्त ने उन्हें लेकर फिल्म नेहले पे दहला बनाई। हालांकि यह फिल्म औसत साबित हुई। इसके बाद एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी फिल्म खून पसीना में नजर आई। यह फिल्म भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस तरह 1970 के दशक में विनोद खन्ना लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। कहीं न कहीं विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी जब भी पर्दे पर साथ आती थी, तो उस फिल्म को सफलता की गारंटी माना जाता था। ऐसा ही हुआ जब निर्देशक मनमोहन देसाई ने दोनों के साथ ऋषि कपूर को लेकर फिल्म अमर अकबर अंथोनी बनाई। इस मल्टी स्टारर फिल्म में भी विनोद खन्ना ने अपने अभिनय का शानदार प्रदर्शन किया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। इसके बाद फिल्म हत्यारा रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इस फिल्म के लिए विनोद खन्ना को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर के लिए नामांकित किया गया। हालांकि उन्हें यह पुरस्कार मिल नहीं सका। इसके बाद एक बार फिर मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को साथ लेकर फिल्म परवरिश बनाई। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उस दौर में इन दोनों की जोड़ी को हिट की गारंटी माना जाता था। कई समीक्षकों का मानना था कि लोकप्रियता की दौड़ में अमिताभ बच्चन नंबर 1 पर थे, लेकिन विनोद खन्ना उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर मजबूती से कायम थे। उनके बाद ही अन्य अभिनेता आते थे। इसके अलावा विनोद खन्ना फिल्म महादेव बदमाश और चोर सिपाही जैसी फिल्में भी सफल रहीं। इसके बाद आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, जो काफी लोकप्रिय हुई और दर्शकों के बीच सराही गई। इस तरह 1970 के दशक के अंत तक विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के शीर्ष अभिनेताओं में अपनी मजबूत जगह बना चुके थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एक और बड़ी फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म के गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए। अमिताभ बच्चन के साथ साथ विनोद खन्ना ने भी अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं, जैसे लहू के 2 रंग और डेथ बर्निंग ट्रेन। ये फिल्में दर्शकों को पसंद तो आईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर औसत
एवरेज रहीं। फिर उन्होंने अपने खास मित्र फिरोज खान के साथ फिल्म कुर्बानी की, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इससे पहले दोनों शंकर शंभू में साथ काम कर चुके थे। कुर्बानी की सफलता ने विनोद खन्ना के करियर को नई ऊंचाई दी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं, जेल यात्रा, राजपूत, जिसमें वे धर्मेंद्र के साथ नजर आए, और राजमहल। इन फिल्मों को भी अच्छी सफलता मिली। फिर आई फिल्म ताकत, जो हिट साबित हुई। मेरे प्यार की आवाज। कुल मिलाकर 1980 के दशक की शुरुआत में विनोद खन्ना की अधिकांश फिल्में सफल हो रही थीं। वे अपने स्टारडम के शिखर पर थे और हिंदी सिनेमा के शीर्ष अभिनेताओं में गिने जाते थे। लेकिन अचानक ही विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे फिल्मों से संन्यास ले रहे हैं और अब बॉलीवुड में काम नहीं करेंगे। यह खबर तेजी से फैल गई। बॉलीवुड जगत और उनके करोड़ों प्रशंसक स्तब्ध और उदास हो गए। आखिर अपने स्टारडम के शिखर पर खड़ा अभिनेता ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? फिल्मों से संन्यास लेना ही अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह थी कि वे ओशो, रजनीश के आश्रम से जुड़ने जा रहे हैं। उन्होंने तय किया कि अब वे एक सन्यासी के रूप में जीवन बिताएंगे और आध्यात्मिक मार्ग अपनाएंगे। कहा जाता है कि फिल्म दौलत के दुश्मन उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्मों में से एक थी। इसके बाद 1982 से 83 के आसपास वे बॉलीवुड छोड़कर ओशो के आश्रम चले गए। दरअसल विनोद खन्ना बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका मन भगवान, आध्यात्मिकता और प्रवचनों में लगता था। हालांकि पढ़ाई और फिर फिल्मी करियर की व्यस्तता के कारण वे इन सब बातों से दूर हो गए थे। जब 1971 में उनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश रिलीज हुई, उसी दौर में उनके जीवन में एक आंतरिक बदलाव शुरू हुआ। यही समय उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने आगे चलकर उन्हें आध्यात्मिकता की ओर गहराई से आकर्षित कर दिया। अगर कहा जाए तो विनोद खन्ना के जीवन में यह दौर एक बड़ा मोड़ था। एक ओर उनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तो दूसरी ओर उन्होंने अपनी ही क्लासमेट गीतांजलि से विवाह किया। आगे चलकर उनके घर 2 बेटों ने जन्म लिया, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। बताया जाता है कि उस समय निर्देशक महेश भट्ट भी आध्यात्मिक गुरु ओशो के प्रवचनों से प्रभावित थे और उन्हें सुनते थे। वहीं से विनोद खन्ना का झुकाव भी ओशो की ओर बढ़ा। महेश भट्ट द्वारा जब उन्होंने ओशो के प्रवचन सुनने शुरू किए, तो वे उनकी बातों से गहराई से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे आध्यात्मिकता उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती चली गई। कहा जाता है कि 1975 के आसपास से विनोद खन्ना ने पुणे स्थित ओशो आश्रम जाना शुरू कर दिया था। उस समय भी उनकी फिल्में लगातार हिट और सुपरहिट हो रही थीं, लेकिन वे अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर आश्रम पहुंच जाया करते थे। आश्रम में वे किसी सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण साधक की तरह रहते थे। वे अपने स्टारडम को पीछे छोड़कर ओशो के अनुयायियों की तरह साधारण वस्त्र धारण करते और आश्रम के नियमों के अनुसार सामान्य सेवक की तरह कार्य करते थे। यही वह दौर था जब एक चमकते सितारे का मन पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ने लगा। आश्रम में विनोद खन्ना कोई विशेष सुविधा नहीं लेते थे। वे जो भी काम कर सकते थे वही करते थे, चाहे झाड़ू लगाना हो, साफ सफाई करना हो या अन्य सामान्य सेवा कार्य। वहां वे एक साधारण साधक की तरह जीवन बिताते थे। अक्सर रविवार, संडे के दिन वे शूटिंग नहीं करते थे। उस दिन वे अपने परिवार के साथ समय बिताते, बच्चों को घुमाने ले जाते, पत्नी के साथ समय बिताते और अवसर मिलने पर आश्रम भी चले जाया करते थे। वे अपने व्यस्त फिल्मी जीवन और आध्यात्मिक झुकाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। आश्रम से जुड़ने के बाद उनका नाम स्वामी विनोद भारती रखा गया। वहां वे किसी सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि ओशो, रजनीश के एक शिष्य के रूप में रहते थे। विनोद खन्ना का मानना था कि यदि इस धरती पर कोई जीवित आध्यात्मिक मार्गदर्शक है तो वह रजनीश ओशो हैं। हालांकि वे बीच बीच में अपनी पत्नी गीतांजलि को भी आश्रम ले जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी आश्रम से दूरी बनाए रखती थीं। दिल घबराता है, आंख भर आती है। साल 1980 के आसपास परिस्थितियां बदल गईं और ओशो का मुख्य केंद्र भारत से अमेरिका शिफ्ट हुआ। अमेरिका में स्थापित नए आश्रम का नाम रखा गया राजनीशपुराम। जब तक आश्रम पुणे में था, तब तक विनोद खन्ना अपनी शूटिंग से समय निकालकर वहां जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदलने का निर्णय ले लिया। जब आश्रम भारत से बंद होकर अमेरिका शिफ्ट हो गया, तो विनोद खन्ना ने भी यह निर्णय लिया कि वे अन्य शिष्यों के साथ अमेरिका चले जाएंगे। दरअसल वे पहले ही मन बना चुके थे कि अब वे आश्रम का जीवन ही अपनाएंगे और वहीं अपना शेष जीवन बिताएंगे।
इसी कारण उन्होंने नई फिल्में साइन करना लगभग बंद कर दिया था। साल 1982 के आसपास उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया कि वे अमेरिका जाकर ओशो के आश्रम में रहेंगे। विनोद खन्ना ने वहीं बसने का फैसला कर लिया। हालांकि अमेरिका जाने से पहले उन्होंने अपने पेशेवर दायित्वों को निभाया। जिन फिल्मों की शूटिंग अधूरी थी उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने निर्माताओं निर्देशकों को समय दिया और अधिकांश फिल्मों की शूटिंग पूरी की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए और रजनीशपुरम आश्रम में रहने लगे। एक सेवक की तरह उनके इस फैसले से उनकी पत्नी गीतांजलि बेहद मायूस हो गईं। उन्होंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विनोद खन्ना अपने निर्णय पर अडिग रहे। उस समय उनका मन पूरी तरह आध्यात्मिकता में रम चुका था। उन्हें अपनी दुनिया अब ओशो के आश्रम में ही दिखाई देती थी और वे आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह डूब चुके थे। उस समय विनोद खन्ना के लिए स्टारडम और शोहरत की जिंदगी जैसे मायने खो चुकी थी। धीरे धीरे उनका परिवार से संपर्क भी कम होता गया। न पत्नी से नियमित बातचीत हो पाती थी और न ही बच्चों से। आखिरकार साल 1985 में उनकी पत्नी गीतांजलि ने उनसे तलाक ले लिया। अब विनोद खन्ना अपने जीवन में अकेले थे। न उनके साथ पत्नी थी न बच्चे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जो व्यक्ति स्टारडम की ऊंचाइयों पर था, जिसकी अधिकांश फिल्म हिट हो रही थी, वही अचानक सब कुछ छोड़कर आश्रम में एक साधारण जीवन क्यों जीने लगा? आखिर क्यों? जहां वे बागवानी, प्लम्बिंग और अन्य सामान्य कार्य भी करते थे। आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या घटा? खबरों की माने तो बताया जाता है कि इसके पीछे एक बेहद दुखद घटना थी। कहा जाता है कि उनके जीवन में एक ही समय में दो बड़े सदमे आए। उनकी मां और उनकी बहन का निधन हो गया। जब वे अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचे तो वहां उन्होंने जीवन को बहुत करीब से महसूस किया। श्मशान घाट पर जहां वे अपनी मां और बहन को अंतिम विदाई देने गए थे, वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, खासकर उन्हें देखने के लिए। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि एक फिल्मी सितारे की प्रसिद्धि और भीड़ का आकर्षण जीवन और मृत्यु के सामने कितना क्षणभंगुर है। कहा जाता है कि यही वह समय था जब उनके भीतर गहरी वैराग्य भावना जागी। यानी उस समय बहुत कम लोगों को यह पता था कि विनोद खन्ना की मां और बहन का निधन हो चुका है। श्मशान घाट पर वे गहरे शोक में डूबे हुए थे, लेकिन उनके कई प्रशंसक सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए वहां इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोग उनसे डायलॉग सुनाने की मांग कर रहे थे तो कुछ ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहे थे। किसी को यह एहसास नहीं था कि वे एक बेटे और भाई के रूप में कितने गहरे दुख से गुजर रहे हैं। उस भीड़ के लिए वे सिर्फ एक फिल्मी सितारा थे। उनकी निजी पीड़ा से जैसे किसी को कोई मतलब नहीं था। कहा जाता है कि इस घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्हें लगा कि लोगों की नजर में वे सिर्फ पर्दे पर दिखने वाला एक चमकता सितारा है, एक स्टार है, लेकिन उनके दर्द, उनके दुख और उनके व्यक्तिगत जीवन से किसी को कोई मतलब नहीं। उनके मन में सवाल उठने लगे, ऐसी शोहरत और ऐसा पैसा किस काम का जो इंसान के दुहक को कम न कर सके? ऐसी लोकप्रियता का क्या अर्थ जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी संवेदनशीलता न जगा सके? इन्हीं विचारों ने उनके भीतर गहरी बेचैनी पैदा कर दी। धीरे धीरे उन्हें फिल्मी दुनिया की चमक दमक एक दिखावा, एक भ्रम और एक जैसी लगने लगी। यही वह मानसिक अवस्था थी जिसने उन्हें आध्यात्मिकता की ओर और अधिक दृढ़ता से बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि विनोद खन्ना अमेरिका चले गए थे, लेकिन साल 1985 में ओशो के आश्रम राजनीशपुरम को अमेरिका से भारत वापस आने का आदेश मिला। इसके बाद वहां का आश्रम बिखर गया। इस घटना से विनोद खन्ना को गहरा दुख पहुंचा, क्योंकि उन्होंने इस आश्रम के लिए अपने परिवार, बच्चों और फिल्मी चमक दमक को छोड़ दिया था। आज वही आश्रम उजड़ चुका था। इन्हीं परिस्थितियों के चलते विनोद खन्ना ने एक बार फिर भारत लौटने का निर्णय लिया। तो विनोद खन्ना भी 1985 के बाद भारत लौट आए। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर फिल्मों में वापसी करने का निर्णय लिया। एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने बताया था कि जब वे भारत लौटकर दोबारा फिल्मों में काम करने लगे तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग कहने लगे कि शायद उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो कुछ ने यह तक कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वे वापस फिल्मों में आ गए हैं। कई लोगों को संदेह था कि क्या वे फिर से वही स्टारडम हासिल कर पाएंगे, क्या उनके भीतर पहले जैसी ऊर्जा और अभिनय क्षमता बाकी है। लेकिन जिनकी रगों में अभिनय बसता हो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वापसी करते ही उन्होंने 2 फिल्मों में काम शुरू किया जो 1987 में रिलीज हुई। पहला इंसाफ और दूसरा सत्यमेव जयते। अर्जुन, मैं कहता हूं, अरे तुम क्या कहोगे? तुम्हारी जगह कोई काबिल अफसर होता तो ये दोनों फिल्में हिट साबित हुईं और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे आज भी उतने ही दमदार अभिनेता हैं।
ओशो आश्रम से लौटने के बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी, जिनमें धनवान, आखिरी अदालत, चांदनी और बंटवारा जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि बीच में उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप या औसत भी रहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई हिट फिल्में देकर यह साबित कर दिया कि उनका स्टारडम सिर्फ एक दौर तक सीमित नहीं था। वे हर दौर में खुद को साबित करने वाले अभिनेता थे। अपने करियर के अंतिम वर्षों में भी वे सक्रिय रहे। वे सलमान खान की फिल्मों वांटेड, दबंग और दबंग 2 में भी नजर आए। कहा जाता है कि सलमान खान उन्हें अपने लिए लकी मानते थे, क्योंकि जिन फिल्मों में विनोद खन्ना साथ रहे वे फिल्में सफल रहीं। फिल्मों में सफल वापसी के बाद उन्होंने अपने से लगभग 20 वर्ष छोटी कविता दफ्तरी से साल 1990 में विवाह किया। इस शादी से वे 2 संतानों के पिता बने, बेटे साक्षी खन्ना और बेटी श्रद्धा खन्ना। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे अक्षय खन्ना को फिल्म हिमालय पुत्र के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च किया, जिसमें वे स्वयं भी नजर आए थे। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन अक्षय खन्ना ने अपने अभिनय से पहचान बनाई। आगे चलकर वे बॉलीवुड के एक प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेता के रूप में स्थापित हुए। आप जानते हैं कुछ अनसुनी बातें, जैसा कि हम जानते हैं फिरोज खान और विनोद खन्ना बेहद करीबी मित्र थे। उनकी दोस्ती काफी मशहूर थी। इसी मित्रता के चलते फिरोज खान ने विनोद खन्ना को लेकर साल 1988 में फिल्म डिवान बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के लिए विनोद खन्ना को मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया गया था। अब बारी थी अभिनेत्री के चयन की। फिल्म में अभिनेत्री का किरदार काफी बोल्ड और चुनौतीपूर्ण था, जिसके कारण कई अभिनेत्रियां इस भूमिका को करने के लिए तैयार नहीं हो रही थीं। उस दौर में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में संघर्ष कर रही थीं और अच्छे अवसर की तलाश में थीं। जब उन्हें दयावान के लिए प्रस्ताव मिला तो काम की कमी के चलते उन्होंने यह रोल स्वीकार कर ली। फिल्म में एक कुछ दृश्य दिखाया गया था, जिसने रिलीज के समय काफी चर्चा और विवाद पैदा किया, और जिसके चलते माधुरी दीक्षित के होठों से खून भी निकलने लगा था। इस घटना को लेकर काफी चर्चाएं हुई। हालांकि इस घटना को लेकर बाद में माधुरी दीक्षित ने असहजता महसूस की थी और यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा। तो वहीं अगर विनोद खन्ना के राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने वर्ष 1997 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद वह गुरदासपुर लोकसभा सीट से कई बार सांसद MP चुने गए। आगे चलकर उन्हें केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। यह भी कहा जाता है कि विनोद खन्ना के राजनीति में आने के बाद हेमा मालिनी की भी राजनीति में रुचि बढ़ी। विनोद खन्ना ने ही उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से करवाई थी। बाद में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र भी भाजपा में शामिल हुए। विनोद खन्ना का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए आश्रम का रास्ता भी चुना, स्टारडम की ऊंचाइयों को भी छुआ, एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया, बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की, अपनी पसंद से विवाह किया और फिर राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई। हर क्षेत्र में उन्होंने प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन इस दुनिया का नियम है कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। जीवन के अंतिम दिनों में विनोद खन्ना को रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर हो गया था। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। जब तक उनके शरीर में शक्ति थी वे ओशो के पुणे स्थित आश्रम जाया करते थे, लेकिन बाद में जब उन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ने लगी तो उन्होंने आश्रम जाना भी बंद कर दिया। ब्लड कैंसर के कारण उनका स्वास्थ्य पूरी तरह गिर चुका था और वे इतने कमजोर हो गए थे कि लोगों के लिए उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था कि यह वास्तव में विनोद खन्ना ही हैं। दरअसल उन्हें अपनी बीमारी के बारे में काफी पहले से पता था, लेकिन उन्होंने इसे लंबे समय तक मीडिया और घर वालों से छिपा कर रखा। बाद में राजनीतिक परिस्थितियों के चलते उन्हें अपनी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी। धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ती गई। फिर 2 अप्रैल 2017 को उन्हें मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 27 अप्रैल 2017 को उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली और वे छोड़ गए अपने पीछे अपने शानदार फिल्मी और राजनीतिक जीवन की अनेक यादें। उनके निधन के बाद उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे उनके बेटे अक्षय खन्ना ने लिया। इससे पहले उन्हें 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2005 में स्टारडस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2007 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। विनोद खन्ना के जीवन के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक ही वीडियो में सब बताना संभव नहीं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बॉलीवुड सितारे की अनसुनी बातों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।